दिल्ली में 1000 लो फ्लोर बसों की खरीद में हुए कथित भ्रष्टाचार की शिकायतों पर उपराज्यपाल ने की सख्त कार्रवाई। सीबीआई को जांच सौंपने की दी मंजूरी। भाजपा ने दिल्ली सरकार पर लगाए भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह गुजरात के दौरे पर अमरेली में सहकारी संस्थानों की वार्षिक आम बैठक को उन्होंने किया संबोधित। शाम को सोमनाथ मंदिर में करेंगे पूजा अर्चना। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के सम्मान में देश में आज एक दिन का राजकीय शोक। ब्रिटेन में 19 सितंबर को होगा महारानी का अंतिम संस्कार। श्रद्धांजलि देने वालों का लगा तांता। और अंतर्राष्ट्रीय खबरों में यूक्रेन ने रूस के कब्जे से वापस जीते कई अहम शहर। डोनबास क्षेत्र में यूक्रेन का बड़ा प्रत्याक्रमण। रूसी सेना पीछे हटने को मजबूर। राष्ट्रपति जेलेंस्की ने कहा, हमने रूस से मुक्त कराए 2000 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र। यूएस ओपन 2022 के पुरुष एकल के खिताबी मुकाबले में आज स्पेन के कार्लोस अल्कराज और नॉर्वे के कैस्पर रूड होंगे आमने सामने। विश्व की नंबर 1 इगा स्वांतेक ने महिला एकल खिताब जीता। एशिया कप के फाइनल मुकाबले में आज दुबई में पाकिस्तान के सामने श्रीलंका की चुनौती। पाकिस्तान की नजर तीसरी बार ट्रॉफी उठाने पर तो श्रीलंका छठी बार खिताब जीतने के इरादे से मैदान पर। नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे भाजपा की एक प्रेस वार्ता में, जिस तरह से उन्होंने दिल्ली परिवहन निगम द्वारा लो फ्लोर बसों की खरीद में अनियमितता और भ्रष्टाचार के मामले में सवाल उठाए हैं। उपराज्यपाल वी.के. सक्सेना ने सीबीआई जांच की सिफारिश भी कर दी है और इस साल जून में उपराज्यपाल को संबोधित एक शिकायत में 1000 डीटीसी बसों की खरीद में गड़बड़ी की बात की गई थी। शिकायत में दावा किया गया था कि डीटीसी ने पूर्व नियोजित तरीके से परिवहन मंत्री को बसों की निविदा और खरीद के लिए गठित समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया था। तो भाजपा के प्रवक्ता गौरव भाटिया ने आज दिल्ली सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि दिल्ली सरकार का एक और बड़ा घोटाला जनता के सामने आ गया है, जिसकी जांच के लिए दिल्ली के उपराज्यपाल ने अब सीबीआई जांच की मंजूरी दे दी है। आप सरकार की एक ही एक खूबी, पूरी तरह से ये भ्रष्टाचार में है डूबी। अरविंद केजरीवाल जी का भ्रष्टाचार जो है उसको उजागर किया है। जनता की आवाज बनके, चाहे वो आबकारी घोटाला हो, चाहे वो क्लासरूम घोटाला हो, और आज डीटीसी की जो बसेस हैं उसमें भी एलजी महोदय ने सीबीआई जांच की सिफारिश को स्वीकार करके आगे बढ़ाया है। उन्होंने ये भी कहा कि दिल्ली सरकार ने जनता को 11,000 से ज्यादा डीटीसी बसें देने का वादा किया था, लेकिन उनके परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत का सच अब जनता के सामने है। अरविंद केजरीवाल है तो भ्रष्टाचार है। कहते थे कि दिल्ली में 11,000 से ज्यादा डीटीसी बस देंगे। यह पहली बार देखा गया ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर कैलाश गहलोत, इनको बोर्ड का चेयरमैन बना दिया। जो एक अधिकारी होता था, अब पूछा जाएगा ये क्यों हुआ? सुविधा के लिए होता है ये। अगर अरविंद केजरीवाल का मंत्री रहेगा तो कानून को ताक पे रखते हुए जैसा अरविंद केजरीवाल बताएंगे वैसी ही शर्तें रखी जाएंगी निविदा में। वही व्यक्ति का चयन होगा, उसके बाद वसूली होगी, रुपया घूम के अरविंद केजरीवाल की तिजोरी में आ जाएगा।
दिल्ली भाजपा अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने आज दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए कहा कि आप और केजरीवाल का रोज रोज कोई ना कोई सच जनता के सामने आ ही जाता है और इसी कड़ी में अब डीटीसी का घोटाला जनता के सामने है। सीवीसी की गाइडलाइंस को धज्जियां उड़ाकर अपनी चहेती कंपनी को टेंडर दिया जाता है, ठेके दिए जाते हैं। उसमें जो हजारों करोड़ों रुपए का भ्रष्टाचार किया है, उससे ये बिल्कुल साफ लग रहा है कि अरविंद केजरीवाल सीवीसी नहीं मानते हैं। उनका एक ही काम करने का तरीका, उनके लिए सीवीसी गाइडलाइन नहीं है, उनके लिए है डीसीसी, डायरेक्ट कैश कलेक्शन। और अब अगली खबर का रुख करते हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज अपने गुजरात के दौरे पर हैं। अपने गुजरात दौरे के दौरान आज वो अमरेली जिले की प्रमुख सहकारी समितियों की वार्षिक जनरल बैठक में शामिल हुए। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि उन्होंने देश के 391 जिलों का दौरा किया है। उन्होंने कहा कि अमरेली जिले ने राज्य को कई सहकारी नेता दिए हैं। इन नेताओं ने राज्य के साथ साथ देश के सहकारी ढांचे को मजबूत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सहकारिता में मजबूत पहल। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों को समृद्ध बनाने का प्रयास किया है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर आज से 3 दिनों के महाराष्ट्र के दौरे पर हैं। मुंबई से सटे डोंबिवली में आज पार्टी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। अनुराग सिंह ठाकुर ने डोंबिवली में लोकसभा कोर समिति की बैठक में हिस्सा लिया। इसके बाद केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर भारतीय जनता पार्टी के जिला पदाधिकारी, प्रकोष्ठ संयोजक एवं मोर्चे के अन्य अधिकारियों एवं पदाधिकारियों के साथ उन्होंने बैठक की। दोपहर में वो विभिन्न सरकारी योजनाओं के लाभार्थियों के साथ संवाद करेंगे। साथ ही साथ एक प्रेस वार्ता को भी वो संबोधित करेंगे। राजधानी दिल्ली में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की दूसरी वर्षगांठ के अवसर पर केंद्रीय पशुपालन, डेयरी और मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा कि प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के जरिए 20,050 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा, जो मत्स्य क्षेत्र में होने वाला अब तक का सबसे अधिक निवेश होगा। पेश है ओपी यादव की ये रिपोर्ट। देश के मछुआरा समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए सितंबर 2020 में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत की गई थी। योजना की दूसरी वर्षगांठ पर राजधानी नई दिल्ली में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि भाग लेने आए केंद्रीय पशुपालन, डेयरी व मत्स्य पालन मंत्री पुरुषोत्तम रुपाला ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मत्स्य समुदाय के सर्वांगीण विकास के लिए 20,050 करोड़ रुपए का अब तक का सबसे अधिक फंड रखा है। प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं। 600 करोड़ रुपए का बजट था और अब ये योजना 20,000 करोड़ रुपए की। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सोच है। वो कभी भी किसी भी चीज में छोटा सोचते ही नहीं। कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय पशुपालन, डेयरी व मत्स्य पालन व सूचना प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने कहा कि भारत सरकार मत्स्य क्षेत्र में रिफॉर्म, परफॉर्म और ट्रांसफॉर्म कर मत्स्य उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान दे रही है। Under PMMSY, key interventions are undertaken with the aim of enhancing fish production and productivity. These reforms and initiatives have such seen core infrastructure and development and modernization in Indian fisheries. कार्यक्रम में मौजूद केंद्रीय मत्स्य सचिव जतींद्र नाथ स्वाइन ने कहा कि मंत्रालय का मकसद मत्स्य क्षेत्र में व्यापार, कारोबार व निर्यात बढ़ाना है। हम लोग जैसे देख रहे हैं कि श्रिम्प हम लोग एल भनावी के ऊपर डिपेंडेंट है, ओवरली डिपेंडेंट। सो इंडिकस एंड मोनोडोन, ये जो श्रिम्प वेराइटीज है जो हमारा प्राइमरीली एक्सपोर्ट होती है, इसको करने के लिए वी हैव सैंक्शन सर्टेन प्रोजेक्ट्स। अनदर 2-3 years we will see a lot of results in that. गौरतलब है कि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मछली पालक और चौथा सबसे बड़ा मछली निर्यातक देश है।
यही वजह है कि नीली क्रांति के जरिए सरकार देश में मछली पालन क्षेत्र में सतत और जवाबदेह विकास को सुनिश्चित करने के लिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की शुरुआत कर चुकी है। देश प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की दूसरी वर्षगांठ मना रहा है। देश के मछुआरा समुदाय के टिकाऊ विकास के संदर्भ में आज़ादी के बाद से ये योजना अब तक की सबसे बड़ी योजना के रूप में देखी जा रही है। योजना के जरिए 2024-25 तक भारत सरकार ने इस योजना में 20,050 करोड़ रुपए निवेश का लक्ष्य रखा है। निश्चित तौर पर सरकार की इस महत्वाकांक्षी योजना के जरिए न केवल मछुआरा समुदाय का कल्याण और विकास होगा, बल्कि भविष्य में वो रोजगार, व्यापार और कारोबार कर आत्मनिर्भर बनने के लिए आगे भी बढ़ेंगे। मेरे सहयोगी कैमरामैन कुमार दत्ता के साथ मोपी यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को चीता पुनर्वास परियोजना का शुभारंभ करेंगे। ओडिशा में भुवनेश्वर चिड़ियाघर के निदेशकों के राष्ट्रीय सम्मेलन में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने ये बात कही है। उन्होंने बताया है कि इस परियोजना के लिए नामीबिया से चीता लाया जाएगा। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल अमेरिका के दौरे पर हैं। अपने दौरे के दौरान उन्होंने लॉस एंजलिस में स्वामीनारायण मंदिर में दर्शन किए। इस दौरान उन्होंने कहा कि भारतीय समुदाय की महत्वपूर्ण उपस्थिति और इस क्षेत्र के विकास में भारतीयों का योगदान प्रभावशाली है। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने दक्षिणी कैलिफोर्निया के व्यापारिक समुदाय को संबोधित किया। दक्षिणी कैलिफोर्निया के व्यापारिक समुदाय को संबोधित करते हुए पीयूष गोयल ने कहा कि हमें जीवंत न्यायपालिका और कानून का शासन, मजबूत मीडिया, पारदर्शी सरकारी प्रणाली पर गर्व है। उन्होंने कहा कि 2047 तक भारत को वैश्विक विकास को गति देने वाले पावर हाउस के रूप में देखा जा सकता है। The mother of all democracies. We are proud that we have a vibrant judiciary, a vibrant rule of law, robust media, transparent political systems, government systems. And amongst all of this, if I may venture to suggest, in our lifetime, and I see most of us in this room are brothers and sisters who are going to be there in 2047 when we celebrate India at 100. I can see an economy which will be a powerhouse driving global growth. और आगामी 17 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटीय सफाई दिवस मनाया जाएगा। देश भर में पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय द्वारा अब तक का सबसे लंबा समुद्र तटीय स्वच्छता अभियान स्वच्छ सागर सुरक्षित सागर चलाया जा रहा है। आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर 5 जुलाई से शुरू हुए इस 75 दिवसीय अभियान का औपचारिक समापन 17 सितंबर को अंतर्राष्ट्रीय तटीय स्वच्छता दिवस के मौके पर होगा। इसी तर्ज में जन जागृति लाने के लिए और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए दमन में एक 75 किलोमीटर की साइकिल रैली का आयोजन किया गया है। और प्रवर्तन निदेशालय ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता में मोबाइल गेमिंग एप्लीकेशन के नाम पर लोगों से ठगी करने के आरोपी आमिर खान के यहां छापेमारी करके 17 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। शनिवार को मोबाइल गेमिंग ऐप कंपनी के प्रमोटर्स के 6 ठिकानों पर छापे मारे गए। छापेमारी की कार्रवाई मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत की गई। ईडी ने एक फोटो भी जारी की है। फोटो में 2000, 500 और 200 रुपए के नोटों के बंडल दिखाई दे रहे हैं। ईडी की कार्रवाई मोबाइल गेमिंग ऐप कंपनी ई नगेट्स और इसके प्रोमोटर आमिर खान और अन्य के ठिकानों पर की गई है। ईडी ने बताया कि फेडरल बैंक ने सबसे पहले कंपनी के खिलाफ कोलकाता की एक अदालत में शिकायत की थी। इसके बाद फरवरी 2021 में कोलकाता पुलिस ने कंपनी और इसके प्रोमोटर्स के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई थी। ईडी ने बताया कि आमिर खान के मोबाइल गेमिंग ऐप ई नगेट्स लोगों के साथ धोखाधड़ी करने के लिए लॉन्च किया गया था। खबरें अभी और भी हैं, लेकिन वक्त एक छोटे से ब्रेक का हुआ है। जल्द हाजिर होंगे। आप देखते रहिए डीडी न्यूज़।
भारत में फूड वेस्टेज एक बहुत बड़ी समस्या है। हर रात कई लोग भूखे सोते हैं। हम कुछ छोटी छोटी बातों का ख्याल रखकर दूसरों को और पर्यावरण को सुरक्षित रख सकते हैं। ये 6 सरल बातों को याद रखिए और एक जिम्मेदार ईट राइट नागरिक बनिए। पहला, जितनी जरूरत हो उतना ही खरीदें। दूसरा, भोजन की बर्बादी को कम करने के लिए एक बार में ही ज्यादा खाना न लें। तीसरा, बचे हुए ठीक भोजन को न फेंकें। जहां तक हो सके बचे हुए खाने को अन्य व्यंजन बनाने में प्रयोग करें। चौथा, अनाज, दालों तथा अन्य सूखे खाद्य सामग्री को एयर टाइट डब्बों में रखें। फल, सब्जियों और अन्य खराब होने वाले खाद्य पदार्थ जैसे दूध, दही आदि को फ्रिज में रखें। पांचवा, बची हुई खाद्य सामग्री एकत्रित करें और जरूरतमंदों में वितरित करें। और आखिर में कंपोस्ट बनाने के लिए जैविक कचरा जैसे सब्जी और फलों के छिलके व पत्ते आदि को रिसाइकिल करें। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया द्वारा जनहित में जारी। बहू कहाँ गई थी? अम्मा आज UHND था ना, भाभी वहाँ गई थी। वो क्या हुए है? इस दिन ANM बहन जी स्वास्थ्य संबंधी बातचीत करवाती हैं। वो बातचीत करें किस बात पे? अब जैसे संतुलित भोजन और साफ सफाई है, अस्पताल में सुरक्षित डिलीवरी है, बच्चों के टीके, एनीमिया से बचाव और तो और बुजुर्गों की सेहत की देखभाल की बातें हैं। महीने में एक बार होता है ये अर्बन हेल्थ न्यूट्रिशन डे। राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन हरियाणा, स्वस्थ बने जीवन, हर बस्ती हर आंगन। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। डीडी न्यूज़ देख रहे हैं आप। रुक करते हैं अगली खबर का। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के सम्मान में भारत में आज एक दिन का राजकीय शोक है। उनके सम्मान में आज उन सभी भवनों पर राष्ट्रीय ध्वज आधा झुका हुआ है जहां पर राष्ट्रीय ध्वज नियमित रूप से फहराया जाता है। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का 8 सितंबर को निधन हो गया था। ब्रिटेन में महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का अंतिम संस्कार 19 सितंबर को किया जाएगा। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद उनके आवास के इर्द गिर्द श्रद्धांजलि देने वालों का तांता लगा हुआ है। लंदन के बकिंघम पैलेस और विंडसर कैसल के बाहर बड़ी संख्या में लोग श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का निधन गुरुवार को हुआ था। इसके बाद सरकार ने 1 दिवसीय राजकीय शोक की घोषणा की थी। ब्रिटेन में 10 दिन का राष्ट्रीय शोक है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ब्रिटेन की नई प्रधानमंत्री लिज ट्रस से फोन पर बात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिज ट्रस को प्रधानमंत्री का पदभार संभालने पर बधाई दी। पीएम मोदी ने व्यापार और विदेश मंत्री के रूप में अपनी पिछली भूमिकाओं में रहते हुए लिज ट्रस के भारत ब्रिटेन द्विपक्षीय संबंधों में योगदान की भी सराहना की। दोनों नेताओं ने भारत और ब्रिटेन के बीच व्यापक रणनीतिक साझेदारी को और अधिक मजबूत करने की प्रतिबद्धता दोहराई। दोनों नेताओं ने रोड मैप 2030 के कार्यान्वयन में प्रगति, FTA वार्ता, रक्षा और सुरक्षा सहयोग तथा दोनों देशों के बीच लोगों के बीच संबंधों सहित द्विपक्षीय हित के विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के लोगों की ओर से महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन पर शाही परिवार और ब्रिटेन के लोगों के प्रति गहरी संवेदना व्यक्त की। और अब अगली खबर का रुख करेंगे। रूसी कब्जे से कई अहम क्षेत्रों को छुड़ाकर वापस लेने के बाद यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने दावा किया है कि कीव रूसी सेना को युद्ध में हरा सकता है। कुलेबा ने जर्मन विदेश मंत्री एनाबेला बायरबोक के साथ साझा प्रेस को संबोधित करते हुए ये वक्तव्य दिया। उन्होंने कहा कि मित्र देशों की मदद से यूक्रेन इस युद्ध को पूरी तरह से जीत सकता है। वहीं यूक्रेन के
रक्षा मंत्रालय ने एक वीडियो जारी किया है कि जिसमें डोनबास के बलाक्लिया में यूक्रेनी सेना अपना झंडा फहराते नजर आ रही है। इससे पहले यूक्रेन ने इस क्षेत्र में बड़ी बढ़त करने का दावा किया था। यूक्रेन के ब्रिगेडियर जनरल ओलेस्की ग्रोमोव ने कहा कि उसने सैनिकों के रूसी मोर्चे के भीतर 50 किलोमीटर तक के क्षेत्र पर यूक्रेनी सेना ने अपना कब्जा वापस कर लिया है। यही नहीं, खार्किव क्षेत्र में 20 गांव भी वापस यूक्रेन के कब्जे में आ गए हैं। और अमेरिका में 9/11 आतंकी हमले की आज 21वीं बरसी है। साल 2001 में आज ही के दिन अमेरिका आतंकी हमलों से बुरी तरह से दहल उठा था। इस आतंकी हमले में 3000 लोगों की मौत हो गई थी। आतंकी संगठन अल-कायदा ने अमेरिका में एक के बाद एक चंद मिनटों में 4 ठिकानों पर हमले किए थे। इन हमलों को विमान हाईजैक के जरिए अंजाम दिया गया था। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर और अमेरिकी रक्षा मंत्रालय पेंटागन पर जैसे ही विमान टकराया, पल भर में ये इमारत राख के ढेर में तब्दील हो गई। इस दर्दनाक हमले के पीछे ओसामा बिन लादेन का हाथ था। इसके बाद अमेरिका ने इस आतंकी घटना पर कार्रवाई करते हुए 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एबटाबाद में ओसामा को मार गिराया था। यहाँ वक्त हुआ है एक और छोटे से ब्रेक का। जल्द हाजिर होंगे, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। Guided by the vision of Honorable Prime Minister Narendra Modi, the Ministry of Ayush is fully committed to digitize Ayush sector for the benefit of people. A range of digital platforms are developed to support professionals and public. The Ayush Information Hub offers authentic information under various categories such as education policy, drug policy, schemes, events, new trends and developments in the sector. Ayush Next is an interactive platform developed primarily for students and scholars. Ayush Soft is developed with a vision to convert classical Ayurvedic texts into comprehensive and authentic IT-based knowledge repository. In this phase, Ayurvignana, an Ayurvedic encyclopedia, and Shabdanidhi, a glossary of Ayurvedic terminology, have been made available for Ayurveda fraternity. Ayush GIS has been developed for mapping of facilities under categories such as health facilities, colleges, doctors, students. It is a matter of great pride that these platforms have been launched by the Honorable Prime Minister. अब गांव-गांव और खेत-खेत की बात है कुछ निराली। फसल बीमा पॉलिसी से छाई है खुशहाली। द्वार-द्वार और हाथ-हाथ में सुरक्षा की सौगात। गर्व से बोल रहे हैं सभी किसान, मेरी पॉलिसी मेरे हाथ। आजादी के अमृत महोत्सव पर हम देश के किसानों को दे रहे हैं सुरक्षा की सौगात। प्रधानमंत्री फसल बीमा पॉलिसी अब आपके हाथ। और पॉलिसी को बीमित किसानों के द्वार तक पहुंचाने के लिए हमने फसल बीमा पॉलिसी वितरण कार्यक्रम का किया है शुभारंभ। देश भर के किसानों ने करीब 21,000 करोड़ रुपए ही प्रीमियम के तौर पर दिए, लेकिन उन्हें मुआवजे के तौर पर 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा मिले। जब खराब मौसम की हो मार, PMFBY दे आर्थिक सुरक्षा बार बार। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। An enchanting landscape, a myriad of adventures, an insight into spirituality, a glimpse of history. Experience the diversity. Ladakh Tourism. Discover yourself. फसल बीमा से अब सुरक्षित आत्मनिर्भर बन जाए किसान। AIC के संग मौसम की मार अब नहीं करेगी तंग, नुकसान की होगी पूरी भरपाई। AIC किसान का हमराही। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड, संपन्न भारत की पहचान, बीमित फसल खुशहाल किसान।
ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज़। रुक करेंगे खेलों की खबरों का। यूएस ओपन 2022 के पुरुष एकल के खिताबी मुकाबले आज स्पेन के युवा टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्काराज और नॉर्वे के कैस्पर रूड आमने सामने होंगे। दोनों ही खिलाड़ी आज के मुकाबले में अपना पहला ग्रैंड स्लैम खिताब जीतने के इरादे के साथ मैदान में उतरेंगे। इस बार यूएस ओपन को नया चैंपियन भी मिलेगा। 19 वर्षीय अल्काराज अगर ये मुकाबला जीतते हैं तो ओपन एरा में वो अमेरिका के महान खिलाड़ी पीट सम्प्रास के बाद दूसरे सबसे युवा खिलाड़ी होंगे। वहीं 5वीं वरीयता प्राप्त 23 वर्षीय कैस्पर रूड का ये दूसरा ग्रैंड स्लैम का फाइनल है। उन्हें इसी साल खेले गए फ्रेंच ओपन के फाइनल में राफेल नडाल के हाथों हार का सामना करना पड़ा था। रूड अगर यूएस ओपन का ये खिताब जीतते हैं तो वो दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बन जाएंगे। और दुबई में आज एशिया कप क्रिकेट 2022 के फाइनल में पाकिस्तान का सामना श्रीलंका से होगा। श्रीलंका छठी बार खिताब जीतने की कोशिश करेगा, जबकि पाकिस्तान लंबे समय से चले आ रहे खिताब के अपने सूखे को समाप्त करना चाहेगा। दोनों ही टीमें एशिया कप के फाइनल में 3 बार एक दूसरे का सामना कर चुकी हैं। कप क्रिकेट प्रतियोगिता का फाइनल रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। इस मैच में टॉस की भूमिका काफी अहम मानी जा रही है। एशिया कप में टॉस जीतकर अभी तक जिन टीमों ने गेंदबाजी की है उन्होंने ज्यादातर मैच जीतने में कामयाबी पाई है। ऐसे में फाइनल में भी टॉस जीतने वाली टीम पहले गेंदबाजी करना ही पसंद करेगी। फाइनल में श्रीलंका को अपनी स्पिन जोड़ी वानिंदु हसरंगा और महीश तीक्ष्णा से काफी उम्मीदें होंगी, जिन्होंने शुक्रवार को हुए मैच में पाकिस्तान को 121 रन पर समेट दिया था। अपने घर में तमाम दिक्कतों से जूझ रही श्रीलंका के लिए एशिया कप जीतना एक बड़ी राहत होगा। वहीं पाकिस्तान की टीम फाइनल में पूरी ताकत के साथ उतरेगी। तेज गेंदबाज नसीम शाह और ऑलराउंडर शादाब खान टीम में फिर से दिखेंगे। हालांकि बल्लेबाजी पाकिस्तान के लिए चिंता का कारण बनी हुई है। कप्तान बाबर आजम टूर्नामेंट में फ्लॉप साबित हुए हैं। सिर्फ मोहम्मद रिजवान ही टीम के लिए लगातार रन बना रहे हैं। वे 5 मैच में 226 रन बना चुके हैं। मौजूदा संस्करण में दोनों टीमों के सफर पर नजर डालें तो पाकिस्तान ने एशिया कप के इस संस्करण की शुरुआत हार के साथ की थी। पहले मैच में उसे भारत ने हराया था। इसके बाद टीम ने हांगकांग को हराकर सुपर 4 में जगह बनाई। सुपर 4 में पाकिस्तान ने पहले मैच में भारत को हराया। इसके बाद अफगानिस्तान को हराकर पाकिस्तान ने फाइनल में प्रवेश किया। सुपर 4 के आखिरी मैच में पाकिस्तान को श्रीलंका के हाथों हार का सामना करना पड़ा। वहीं प्रतियोगिता में श्रीलंका की भी हार के साथ शुरुआत हुई। पहले मैच में अफगानिस्तान ने श्रीलंका को 8 विकेट से हराया। इसके बाद श्रीलंका ने बांग्लादेश को हराकर सुपर 4 में जगह बनाई। श्रीलंका ने सुपर 4 में अफगानिस्तान, भारत और फिर पाकिस्तान को हराया, यानी सुपर 4 में श्रीलंका ने अपने सभी मैच जीते। एशिया कप के इतिहास की बात करें तो भारतीय टीम एशिया कप की सफलतम टीम है। भारत ने 7 बार एशिया कप जीता है। इसके बाद श्रीलंका है जिसने 5 बार एशिया कप जीता है। वहीं पाकिस्तान ने 2 बार एशिया कप जीता है। एशिया कप के फाइनल में इन दोनों टीमों के बीच हुए मुकाबलों पर अगर नजर डालें तो 1986 में एशिया कप के दूसरे संस्करण का फाइनल श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच खेला गया था, जिसमें श्रीलंका ने बाजी मारी थी। 2000 में दूसरी बार एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला गया। इस बार पाकिस्तान ने पिछले फाइनल की हार का बदला लिया और 39 रन से मैच जीतकर खिताब अपने नाम किया। ये पाकिस्तान का पहला एशिया कप खिताब था। 2014 में तीसरी बार एशिया कप का फाइनल पाकिस्तान और श्रीलंका के बीच खेला गया। इसमें श्रीलंका ने 5 विकेट से जीत दर्ज की। अब 2022 में चौथी बार ये दोनों टीमें एक बार फिर से एशिया कप के फाइनल में आमने सामने हैं। देखना होगा कि इस बार कौन सी टीम चैंपियन बनने में कामयाब रहती है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन डीडी न्यूज़ पर खबरों का सफ़र लगातार जारी है। आगे देखिए समाचार असीम मिश्रा के साथ। नमस्कार।